फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज जो हम आपसे मिलने वाले हैं वो है बिहार बोर्ड का जो 12 का जो लैंग्वेज पेपर है, जिसमें आपको हिंदी का पेपर का आज लेकर मैं आया हूँ। जिसका जो पहला चैप्टर है बातचीत, जो एक निबंध है, उस बातचीत के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले। पूरे पाठ के बारे में बताएंगे, लेखक का जीवन परिचय बताएंगे, क्वेश्चन आंसर बताएंगे, यानी ओवरऑल टोटल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको हिंदी और इंग्लिश की जो पूरी कंप्लीट अगर तैयारी करना हो तो हमारे चैनल पर बने रहिए और कंप्लीट जुड़े रहिए, और आपको कंटिन्यू ये आपको 200 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर आपको पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम आपको वीडियो को देर नहीं करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो आज का चैप्टर है, गौर कीजिएगा, उस चैप्टर का नाम है बातचीत। गौर कीजिएगा, चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो आपका है ना वो है निबंध। क्या है? निबंध है। गौर कीजिएगा, क्या है वो? आपका निबंध है। ठीक है, याद रहेगा, क्या है वो? आपका निबंध है। चलिए, और बालकृष्ण, इसका जो लेखक है ना वो लेखक है आपके बालकृष्ण भट्ट। कौन है लेखक? बालकृष्ण भट्ट। और इनका जो जन्म है 1844 और मृत्यु है 1914 में, जिसके बारे में डिटेल हम आगे फिर इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। इनके बारे में 2-3 चीज़ याद रखिएगा। ये आपको एक जर्नलिस्ट, पत्रकार भी रहते हैं, निबंधकार भी रहते हैं, और आधुनिक आलोचना के जो प्रवर्तक होते हैं, जितने भी आलोचना करने वाले रहते हैं, उसमें सबसे ये आगे इनका नाम आता है। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल जान लीजिए कि हिंदी के प्रारंभिक युग के जो प्रमुख पत्रकार है, निबंधकार है और हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक है, उनमें सबसे पहला नाम आता है हमारे इनके बालकृष्ण भट्ट का। गौर कीजिएगा, किनका नाम आता है? बालकृष्ण भट्ट का नाम आता है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का नाम आता है। और इनका जो जन्म है वो 23 जून 1844, याद रखिएगा, कब जन्म है इनका? 23 जून 1844 को। और इनके जो पिताजी है, इनके पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। याद रहेगा, क्या नाम है इनके पिताजी का? बेनी प्रसाद भट्ट। मैं जहां हाईलाइट करता हूं उसको जरूर याद रखिएगा। क्या नाम है इनके पिताजी का? बेनी प्रसाद भट्ट है। और ये भी याद रखिएगा कि इनके जो पिताजी रहते हैं वो पेशे से व्यापारी रहते हैं। क्या रहते हैं? पेशे से व्यापारी रहते हैं। और इनकी माँ का नाम रहता है पार्वती देवी। याद रखिएगा, क्या नाम है माँ का? पार्वती देवी। यह एक सुसंस्कृत महिला है। क्या है? सुसंस्कृत महिला है। और बालकृष्ण भट्ट के जो पढ़ाई के प्रति जो रुचि होता है ना, वो रुचि जगाने का काम इनकी माँ ने ही, पार्वती देवी ने ही किया था। तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के मन में जो पढ़ाई के प्रति जो रुचि था, वो रुचि किसने जगाया था? तो इनकी माँ जो है पार्वती देवी, वो पार्वती देवी ने इनके पढ़ाई के प्रति क्या जगाया था? रुचि जगाया था। चलिए, और भट्ट जी का जो निवास स्थान कहिएगा, कहाँ ये के रहने वाले थे, तो इनका याद रखिएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ का रहने वाले हैं? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। और इन्होंने जो है अध्ययन का प्रारंभ ही जो है ना, वो प्रारंभ इन्होंने संस्कृत से किया था। कहाँ से शुरू किया था? संस्कृत से। और 1867 में, कब? 1867 में प्रयाग के जो मिशन स्कूल है ना, उस मिशन स्कूल से इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दी। ये बात को याद रखिएगा, 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में ये इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दी। और सन 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने अध्यापन में कार्यरत रहे। और कीजिएगा, 67 में इन्होंने क्या किया? एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया। फिर वहाँ पर पढ़ाई लिखाई जो है 69 से लेकर 75 तक रहे। और 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल, इस बात को याद रखिएगा, कौन सा स्कूल है? CAV स्कूल में संस्कृत का इन्होंने फिर अध्यापन किया। और 88 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गए। और कीजिएगा, 1888 में प्रयाग की जो कायस्थ पाठशाला है इंटर कॉलेज, वहाँ पर ये अध्यापक यानी टीचर हो गए। और इनका जो नेचर था ना, ये बड़े थोड़ा
बदमाश टाइप के थे, अपना भाषा में कहो ना खुरपाती कहो, खुरलुचू कहो। तो ये जो होता है उस टाइप का स्वभाव के ये व्यक्ति थे, उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। और उग्र स्वभाव होने के कारण इनको वहाँ से भी नौकरी छोड़ना पड़ा और फिर वो क्या करने लगे, लेखन कार्य में लग गए। और इनके पिताजी जो है ना, वो पिताजी का निधन हो गया, इनके पिताजी का मृत्यु हो गया। और इसकी घर की जो स्थिति थी वो स्थिति सही नहीं रहा, बहुत ही विकट स्थिति रहा। और उस विकट स्थिति के कारण इनको जो है क्या कहते हैं कि घर की सारी जिम्मेवारी लेना पड़ गया। और जिम्मेवारी लेने के कारण थोड़ा देर वो अपने परिवार में माता पिता का जो पिताजी का जो बिजनेस था वो बिजनेस भी चलाए, लेकिन घरेलू कलह जो है वो घरेलू कलह बढ़ता चला गया। घरेलू कलह बढ़ने के कारण वो घर छोड़ के वहाँ से चल दिए। फिर कहता है इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा लिया और प्रेरणा लेकर 1877 में, चूंकि नौकरी भी नहीं कर पा रहा था, अपना पिताजी का बिजनेस भी नहीं चला पाया, तो जीविका तो चलाना है। तो जीविका चलेगा कैसे, खाने पीने की जो परेशानियां होगी, घर पर परिवार चलाना है, वो चलेगा कैसे। तो उसके लिए उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा लिया, इंस्पायर हुआ और प्रेरणा लेकर एक हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। गौर कीजिएगा, कौन से प्रकाशन आती, कौन से मासिक पत्रिका का, तो हिंदी प्रदीप, जो एक मासिक पत्रिका, इस बात को याद रखिएगा। इसको इन्होंने निकालना प्रारंभ किया और इसको याद रखिएगा 33 वर्ष तक इस चीज़ को ये निकालते रहे। और बेचारे आर्थिक संकट से बहुत जूझा, बहुत परेशानियां हुआ इनको, पैसों की बहुत सारी किल्लतें हुई, दिक्कत हुई। और इन सब से वो हार नहीं माने। और साहित्य के जो हमारे ये जो बालकृष्ण भट्ट साहब हैं, इनका निधन जो अंततः 20 जुलाई सन 1914 के दिन, याद रखिएगा 20 जुलाई सन 1914 के दिन इनका निधन हो गया। और हालांकि माना जाता है इनका जो निधन था वो हमारे हिंदी साहित्य के लिए अपूर्णीय क्षति थी। अपूर्णीय क्षति का मतलब वो ऐसी क्षति जिसकी हम भरपाई नहीं कर सकते थे। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं, इनकी रचना कौन कौन सी थी, ये क्या क्या लिखे थे। तो बालकृष्ण की रचनाएं जाइएगा ना, तो वो रचनाएं मैंने यहाँ पर बोल दिया कि निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे उपन्यास। उपन्यास में क्या है, रहस्य कथा। उपन्यास का नाम क्या है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, गुप्तवैरी, 100 अजान 1 सुजान, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव। ये इनके द्वारा लिखित उपन्यास है। सबको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी क्वेश्चन आता है, कुछ देगा कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित कौन सी आती उपन्यास है, 4 गो का नाम देगा, जिसमें 100 अजान 1 अजान 100 अजान 1 सुजान नाम दे देगा। जो इनकी बात कहिएगा तो इनका नाटक है पद्मावती, कृतार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, ये आपको एक ही नाम है, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, बृहनलला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, कट्टर सुम की एक नकल, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, बाल विवाह, रेल का विकट खेल। ये इनके द्वारा रचित ये आपको नाटक है। और जहाँ तक प्रहसन की बात है तो इनके प्रहसन में है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विषय, आचार विडम्बना, निबंध लगभग 1000 से इन्होंने निबंध ज़्यादा लिखा। और हिंदी साहित्य का जो है ना, ये अनमोल धरोहर भी माने जाते हैं। और भट्ट निबंध माला जो है, इसके नाम से 2 खंड में प्रकाशित एक साहित्य संग्रह है, जिसमें निबंधों का भंडार है। लगभग इनको कहा ही जाता है कि 1000 से ज़्यादा इन्होंने निबंध लिखा था। और इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके अतिरिक्त जो आप इनकी चर्चा करते जाइएगा तो 1 मिनट भाई साहब, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, देखिए, तो इसके अतिरिक्त अगर इनकी चर्चा करिएगा तो ये कई वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा किया। और 1986 में लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की आलोचना भी इन्होंने किया था। और जहाँ तक साहित्यिक विशेषता की बात है तो बालकृष्ण भट्ट जो है ना, भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार, गौर कीजिएगा, भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। क्वेश्चन बार बार आ जाता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो याद रखिएगा किस युग के है, भारतेंदु युग के है।
बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग के रचनाकार है। और कहता है इन्होंने आधुनिक हिंदी जो है ना, आधुनिक हिंदी के साहित्य को अपने जन्मधर्मी, क्या कहता है, अपने जन्मधर्मी, गौर कीजिएगा, आधुनिक से को जन्मधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, दिशा, रंग रूप इन्होंने प्रदान किया। और अपने युग के सर्वाधिक मुखर, मुखर का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो कभी कुछ कहना हो तो किसी व्यक्ति को सामने ही कुछ बोल देता है। तेजस्वी रहते हैं, सक्रिय गोल्डन सीरीज के है ना पासपोर्ट साहित्यकार भी रहते हैं। और इन्होंने बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, कृषक की पीड़ा, अंग्रेजी शिक्षा, देश प्रेम, अंधविश्वास, इन सारी सामाजिक विषयों पर इन्होंने खुलकर बात किया और खुलकर लिखा। और इनके लिखने का परिणाम हुआ कि हिंदी साहित्य का इन्हें जो है बहुत बड़े लेखक के रूप में इनको ख्याति मिला था। चलिए, तो हम लोग इसमें बात करते हैं, जहाँ तक इनकी इस पाठ की सारांश की बात है। तो बातचीत पाठ जो है ना, पहले ही बता दिए थे कि ये एक निबंध है। तो चलिए हम लोग इसमें बात करते हैं। ये जो हमारी प्रस्तुत कहानी है बातचीत, इसके लेखक है आपको पत्रकार, निबंधकार, जो पीछे भी चर्चा कर दिए हैं, बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट जो है ना, आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं या उन न्यायिक रचनाकारों में से एक है ना, एक है। और बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल जो वस्तु है, वाक शक्ति, बोलने की क्षमता, वाक शक्ति को क्या बोलते हैं? बोलने की क्षमता, उसका सही इस्तेमाल करने को वो बताते हैं। और महान लेखक ये भी बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लंज पुंज अवस्था में एक कोना में बैठा रहता। और लेखक बातचीत के विभिन्न तरीकों को भी बताते हैं। यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग होता है। वे बताते हैं कि जहां आदमी अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खाना पीना, चलना फिरना, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होता है, उसी प्रकार से बातचीत की अत्यंत जो है माने जीवन को आनंदित बनाने के लिए बातचीत भी काफ़ी आनंदित माने आवश्यक चीज़ है। अगर मनुष्य में बातचीत की क्षमता न हो तो मनुष्य का जीवन काफ़ी नीरस हो जाएगा। अब बातचीत से होता क्या है? तो जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं ना, तो हमारे मन में जो बहुत सारी गंदगी बैठा रहता है, मैल बैठा रहता है, हम एक दूसरे से काफ़ी मतलब जलनशील रहते हैं, उसके प्रति कुछ पीड़ा, कुछ मतलब द्वेष भरा रहता है। तो जब आप किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो वो जो आपकी जलन है, पीड़ा है, द्वेष है, वो सारी चीज़ें जो है ना मवाद बनकर आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा और आपका मन क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। बाहर निकलने के बाद आपका चित्त, मन जो एकदम हल्का बन जाएगा। चलिए फिर कहता है, और इससे हमारा चित्त जो है हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया है। कैसा हो जाएगा? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। और इससे जो है ना हमारा मन जो है एकदम एकाग्र हो जाता है, आनंदित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। और हमारे जीवन में बातचीत का एक खास तरह का मज़ा होता है। या भट्ट जी इतना ही पर नहीं रुकते हैं, वो ये भी बताते हैं कि मनुष्य किसी भी व्यक्ति के सामने जब तक वो नहीं बोलता है, गौर कीजिएगा ये बात को, मनुष्य जब तक किसी व्यक्ति के सामने नहीं बोलता है तब तक उसके गुण या दोष का प्रकट नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप किसी जगह पर जाते हैं और आप चुपचाप बैठे हुए हैं, और जब आप चुपचाप बैठे हुए हैं ना, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे डरता है। उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं कि आप कितने विद्वान हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, तो वो आपसे डरता रहता है कि यार ये क्या आदमी हो सकता है। इसलिए आदमी को वहाँ पर अगर नहीं कुछ जानता हो तो भी चुपचाप रहना चाहिए। अगर आप बोल देते हैं तो सामने वाले व्यक्ति आपके बारे में बड़ी अच्छे से अंदाज़ा लगा सकता है कि आप कितना पहुँचे हुए आदमी है। अपने यहाँ पर कहावत है ना लोकल में कि कितना पहुँचा हुआ फकीर है, तो वो आपके बारे में अंदाज़ा लगा सकता है। तो वही कहता है। उन्हीं के अनुसार एक विद्वान जो वेन जॉनसन है, वो वेन जॉनसन ये भी कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का जो है क्या होता है? साक्षात्कार होता है। और वे ये भी कहते हैं कि 4 से अधिक बातचीत जो होता है ना, बातचीत केवल एक यदि 2 व्यक्ति में हो सकता है। 2 व्यक्ति में कभी भी बात देखिएगा ना तो एक सीरियस मुद्दा पर बातचीत होगा। 2 व्यक्ति में कोई भी बात करेगा तो अपने दिल की बात करेगा, सीरियस मुद्दा बात करेगा, करियर के बारे में बात करेगा। 2 से 3 होगा तो भी वो बात रहेगा, बातचीत होगा। लेकिन जब ये 3 से 4 हो जाएगा तो 3 से 4 होने पर कभी भी कोई सीरियस मुद्दा पर बातचीत नहीं होगा।
वो होगा इधर उधर की माने हाँकने वाली बात होगा, वो हाँकेगा, उसी बात को यहाँ पर कहता है राम रमौवल, तो वो राम रमौवल कहलाता है। और एक बात और बताता है, यूरोप का जो लोग होते हैं ना, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक विशेष हुनर होता है, विशेष आर्ट होता है, विशेष कला होता है, जिसी को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है उसमें बातचीत को ऐसे छेड़ा जाता है, ऐसे व्यक्त किया जाता है, ऐसे उसकी रचना की जाती है, यानी ऐसे व्यक्त किया जाता है कि जो व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है ना, उसको सुनकर काफ़ी आनंद आता है, काफ़ी मज़ा आता है, वो व्यक्ति काफ़ी आनंदित सुखी होता है। और हिंदी में इसका नाम जो है ना, सुहृदय गोष्ठी कहा गया है। क्या नाम दिया गया है? सुहृदय गोष्ठी कहा गया है। और बालकृष्ण भट्ट साहब जो है ना, बातचीत का उत्तम तरीका इसी को मानते हैं कि बातचीत ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी बातचीत को सुनता है तो वो व्यक्ति की दिल जो है भर जाए, वो व्यक्ति आपसे जुड़ जाए, आपसे मोहित हो जाए। और गौर कीजिएगा, जब कोई व्यक्ति बातचीत करता है ना, कोई वक्ता जब बातचीत करेगा तो वक्ता बातचीत करते समय इस बात का भी ध्यान रखता है कि हम अगर बात कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति को भी बोलने का मौका दिया जाए। ये बातचीत का एक सबसे बड़ा पहलू है कि जब आप बातचीत किसी व्यक्ति से करते हैं तो ये नहीं कि आप अपने बातचीत बोलते जाओ, सामने वाले व्यक्ति को भी सुनो। अगर उसकी बातों को अगर आप नहीं सुनते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति आपकी बातों को इग्नोर कर देगा, इधर उधर देखने लगेगा। अगर आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं और वो इधर उधर देख रहा है तो ये भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि वह आपकी बातों को सुन नहीं रहा है, आपकी बातों से वो पक गया है, बोर हो गया है, आपसे वह बातचीत करना नहीं चाहता है। इसलिए बातचीत करने के दौरान आप भी बात करो और सामने वाले व्यक्ति को भी बराबर बोलने का मौका देना चाहिए। और एक होता है वक्ता भाषण स्पीच, उसमें क्या होगा कि उसमें बराबर बोलने का मौका नहीं दिया जाता, वो बातचीत नहीं है। मान लो हॉल में 1000 लोग भरा हुआ है, हम उससे बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत उसमें क्या होगा कि मैं सिर्फ बोलूँगा और सारे लोग क्या करेंगे? सुनेंगे। तो उस दौरान क्या होगा कि जो स्पीकर होता है, वक्ता होता है ना, वो खोज कर कुछ ऐसी-ऐसी बातें लेकर आएगा और ऐसी-ऐसी प्रसंग को वो छेड़ेगा, जिस प्रसंग को सुनकर के लोग क्या हो जाएगा? आनंदित हो जाएँगे, काफ़ी प्रसन्न हो जाएँगे, यानी कि हँसने लगेंगे और उसका मूड जो है लाइट हो जाएगा और वो बोरिंग फ़ील नहीं करेगा। तो ये सब जो तरीका होता है उसी को कहा जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, तो कहता है जो उनका मानना होता है कि बातचीत वह शक्ति पैदा करता है जो आप बात कर लिया कर, मतलब अब हम लोग बातचीत कर ले किसी व्यक्ति से और उस प्रकार से आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना, मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत का उत्तम कला है, जिसके द्वारा बातचीत को हमेशा क्या बनाया जाता है? आनंदमय बनाया जाता है, जिसके बारे में मैंने सारी कहानी आपको समझा दिया है। तो ये रहा आपका चैप्टर और ये रहा लेखक का जीवनी। चलिए, जो किताबें का जो कुछ क्वेश्चंस जो आपको दिया हुआ है उस क्वेश्चंस को भी मैं थोड़ा सा कंप्लीट कराता हूँ। जैसे मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का 1 वर्ड वाला मैंने क्वेश्चन बनाया, चूंकि बोर्ड में ये पूछते भी रहता है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो अभी मैंने कई एक बार बताया है कि बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? इसमें जोड़ देगा, है ना, रचनाकार, रचनाकार है, ऐसा होना चाहिए। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग का रचनाकार है। चलिए, थोड़ा सा टाइप में कुछ मिसप्रिंट हुआ है, बट आप लोग समझ जाएंगे। क्वेश्चन है 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है ना, उपन्यास के लेखक कौन है? तो अभी आप पढ़े हैं 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? उपन्यास है, और उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है? तो अभी पढ़े यूरोप के लोगों में। और बालकृष्ण भट्ट जो है ना, किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हम लोग पढ़े थे हिंदी पत्रिका है जिसका नाम है प्रदीप, याद रखिएगा, हिंदी पत्रिका है प्रदीप। और बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो इससे तो यही बताते हैं कि हम लोग बातचीत कैसे करेंगे, मतलब बातचीत की शैली की वो रचना चर्चा करते हैं। चलिए, फिर एक और क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट में से जो बालकृष्ण भट्ट थे
बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है निम्नलिखित में से? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 को देगा तो तब की बात है। अगर सीधा याद रखना है तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मैंने हाईलाइट पीछे भी किया था। और बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है? तो अपने अपने अजनबी बहुत सारे हैं, कोनो एगो नाम दे दीजिएगा, कोई भी एक चीज़ का नाम दीजिएगा या ऑप्शन में दिया रहेगा तो जो एक है उसमें टिक मार दीजिएगा। खैर चलिए, कुछ वस्तुनिष्ठ भी दिखा दिए कि परीक्षा में एग्जाम में कैसे पूछेगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम पहले मैं बता दिया था, बेनी प्रसाद भट्ट है इनके पिताजी का नाम। चलिए और भी क्वेश्चन देखिएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? मैंने बता दिया था 23 जून 1844 में। और बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1914 को। बालकृष्ण भट्ट की मां का नाम पार्वती देवी। और बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? शब्दकोश मतलब कि हिंदी डिक्शनरी, तो याद रखिएगा हिंदी शब्दकोश है। किसका प्रकाशन किया था? हिंदी शब्दकोश का। चलिए फिर आगे कहता है, रिक्त स्थान वाला में भी पूछ देता है, मनुष्य में डैश न होती तो नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो बातचीत की शक्ति, अगर बातचीत नहीं होता तो हम लोग गूंगी सृष्टि के जैसा, हमारे लिए पूरा सृष्टि ही क्या होता? गूंगी प्रतीत होता। घरेलू बातचीत किसका ढंग है? तो मन रमाने का। घरेलू बातचीत क्या है? मन रमाना, इधर उधर की बातें करना, मन को हल्का करना, यही आपको तरीका है। और जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण या दोष का प्रकट नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुण या दोष हो जाएगा। तो अगर आप चैप्टर को पढ़े ध्यान से तो ये सारा क्वेश्चन आसानी से बनता चला जाएगा। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के क्या होता है? साक्षात्कार होता है। क्या होता है? तो साक्षात्कार होता है। यहाँ तक बढ़ा है और स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं। यहाँ तक पढ़ा होता है ना। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है ना, वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन स्पीच और लेख ये दोनों से कहीं ज़्यादा आगे निकल कर होता है। तो याद रखिएगा उसका हो जाएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। चलिए मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जिसको हमको समझाने की आवश्यकता है। चलिए हम आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात बताते चले, गौर करते चलिएगा। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो भैया हमारा क्या होता? तो चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर हमें बातचीत नहीं होती तो क्या होता। तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय ही मैं बोला था कि अगर हमें वाक शक्ति न होता तो ये पूरी सृष्टि जो है ना गूंगा प्रतीत होता। सब लोग चुपचाप एक कोना में बैठे रहता, एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव नहीं करता, और न चूंकि सुन पाता, न कह पाता, न बोल पाता, तो एक दूसरे से सुख दुख का भी अनुभव क्या करेगा। तो वही चीज़ को मैंने यहाँ पर भाषा बना दिया है। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, गूंगी होगा है ना, गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप, थोड़ा यहाँ पर स्पेस यहाँ पर लिखा गया, पता नहीं कैसे यहाँ पर किया, इसको यहाँ पर होना चाहिए था। चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख और दुख का अनुभव करते हैं वो वाक शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से हम न कह पाते और न हम एक दूसरे का अनुभव कर पाते। यहाँ पर आगे हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में जो हमारे बेन जॉनसन साहब है, वो बेन जॉनसन साहब का, जिसे बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है, तो जरा गौर कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि बेन जॉनसन और एडिसन क्या मानते हैं। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मानना है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है और यह बिल्कुल उचित भी जान पड़ता है। जबकि एडिसन का मानना है कि असल बातचीत जो होता है वो सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो आदमी होता है तब अपने दिल के एक दूसरे के सामने खोलता है, दिल की बातें करता है, इधर उधर की बातें वो नहीं करेगा। जब तीन होता है तब वो दो, जैसे कि मान लो दो आदमी बात कर रहे हैं, उसी बीच में कहीं कोई एक और चलाएगा तो लाजमी सी बात है जो आपकी जो पर्सनल बातें चल रही थी थोड़ा वो मुद्दा से क्या हो जाएगा, भटक जाएगा। तो वही कहता है जब तीन हुए तब वो दो बात कोसों दूर हो गया, है ना। और कहा भी गया है कि जब 6 कान में कोई अगर बात पड़ जाता है ना तो वो बात खुल जाता है। और दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही वह दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे। जैसे आप लोग देखते होइएगा, दो आदमी कोई गपशप अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं और जब तीसरा आदमी आता है तो आप ऐसे वार्तालाप करते हैं जैसे मानो कि आपने
कुछ बात ही नहीं कर रहा था और ऐसे बोल देते ठीक है पार्टनर, तो कल आते हैं, चलना सिनेमा कल देखने चलते हैं। बात कहीं और कर रहे थे और उसके आते ही आपने सिनेमा वाली बात को चर्चा कर दिया। तो यही कहता है कि हम लोग वहाँ पर बातचीत को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं और उस सामने वाले व्यक्ति को महामूर्ख, निपट मूर्ख मतलब वही महामूर्ख, ज्ञानी समझ लेते हैं। जैसे एक उदाहरण भी दिया है कि गर्म दूध और ठंडा पानी को अगर एक साथ मिलाइएगा ना तो दोनों पर असर भी होता है ना। और इसी को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की भी व्याख्या करते हैं कि काव्य कला जो होता है बातचीत करने का, वो जैसे एक गर्म पानी को ठंडे पानी के समीप अगर साथ रख दीजिएगा तो दोनों के सटने से गर्म पानी ठंडा हो जाएगा, ठंडा पानी गर्म हो जाएगा। वही हमारा बातचीत है, बातचीत का तरीका है। अगर आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो एक दूसरे का असर जो है एक दूसरे में पहुंच जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ठंडा दूध गर्म हो जाता है, गर्म पानी ठंडा हो जाता है, या गर्म दूध ठंडा हो जाएगा, ठंडा पानी गर्म हो जाएगा। ऐसे ही कुछ आपको असर पड़ जाता है। और जो दो व्यक्ति एक दूसरे से पास बैठा रहता है, चाहे वो गुपचुप तरीके से बैठा हो, लेकिन उस दोनों पर एक दूसरे का असर हो ही जाता है बातचीत करने से। और इससे भैया कौन नहीं स्वीकार सकता है, इस बात को हर दुनिया का आदमी मानता है कि बातचीत करने से ही मनुष्य के सही रूप से गुण और दोष का साक्षात्कार होता है और बातचीत करने से आदमी एक दूसरे के सुख और दुख का भी अनुभव कर सकता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। गौर कीजिएगा, क्या क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो बातचीत करने का जो एक कला है जिसको प्रविधि भी कहते हैं, जो यूरोप के लोग में सबसे ज़्यादा है, इस बातचीत की प्रविधि यानी कि तरीका जो होता है, कला जो होता है, उसकी पूर्ण शोभा है काव्य कला। क्या है, काव्य कला। और प्रवीण विद्वान मंडली माने विद्वान लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे चतुराई के साथ इस प्रसंग को छोड़ते हैं कि उन्हें सुनकर आपके कानों को क्या मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। और इसका अन्य नाम जो आप कह सकते हैं शुद्ध गोष्ठी भी कह सकते हैं। शुद्ध गोष्ठी बातचीत का ही एक तरीका माना जाता है। और इससे करने वाले जो होता है वो करने वालों की जानकारी या पंडितई कहिए या उसकी कपट कहिए, जो भी कहिए, वो जो है हमारे कानों को काफ़ी आनंद देता है और शब्दों को ऐसे चतुराई ढंग से व्यक्त करता है, सामने रखता है कि हमारे जो लोग होते हैं वो इतनी दयनीय स्थिति में आ जाते हैं कि उसकी बातों को न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसकी बात को बड़े आराम से सुनता है, जिसको हम लोग अंत में क्या नाम देते हैं, शास्त्रार्थ कहते हैं। यानी शास्त्रों का व्याख्यान कहो या शास्त्रों की चर्चा कहो। इस प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की क्या है, एक उत्तम कला है। और जिसके द्वारा माने मनुष्य की जो बातचीत होता है उसको हम लोग हमेशा क्या रखते हैं, आनंदित बनाए रखते हैं, अर्थात उसको हमेशा अच्छा बना कर रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर ज़रा गौर कीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन कहता है, गौर कीजिएगा, कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। जरा गौर कीजिएगा, रचना कर सकता है। तो एक बात आपको याद रखना है कि जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य में जो बातचीत करने की जो तरीका होती है, जो सबसे उसका उत्तम तरीका है वो आत्मवार्तालाप है, खुद से बातें करना है। और मनुष्य अपने अंदर ऐसी इच्छा शक्ति को व्यक्त कर सकता है या करे जिसके कारण वो अपने आप से बात करे। ऐसी इच्छा शक्ति में मनुष्य के अंदर में पैदा होना चाहिए कि भैया ऐसी वो व्यक्त करे कि वो आदमी से, लोगों से वो आराम से बातचीत कर सकता है। और आत्मवार्तालाप से तात्पर्य ये होता है कि आप क्रोध जो होगा ना, आपका क्रोध, गुस्सा, उस क्रोध पर आप नियंत्रण कर लेंगे और उसका परिणाम ये निकलेगा कि अन्य व्यक्ति को आपसे कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा और आपकी जो भीतर मनोवृत्ति जो है वो नया नया रंग दिखाएगा और वह हमेशा बदलता रहता है। और लेखक बालकृष्ण भट्ट जी मन का जो प्रपंच संसार है उसके आईना को, उसके एक रूप जो है आईना के रूप में वो देखते हैं। और उनका मानना है कि जैसी सूरत हम लोग वहाँ पर देखते हैं वैसी सूरत बात जो है, वैसी बातें जो है असंभव नहीं है। यानी जैसी हमारे अंदर में फीलिंग होती है वैसा ही हमारा वार्तालाप हो जाता है।
अतः मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य के चित्त को, मन को, चित्त मीन्स होता है मन, मन को एकाग्र करे और मनोवृत्ति की स्थिर को, मनोवृत्ति को स्थिर करे, अपने आप से बातचीत करना सीखे। और इससे परिणाम ये होगा कि आत्मचेतना का आपका क्या होगा, विकास होगा। और विकास होने के साथ साथ आपकी जो वाणी होगा, आपकी जो बातें होगी, बोलने का जो तरीका होगा, उस पर आप नियंत्रण लगा लेंगे। और जब ये नियंत्रण लगाएंगे, जिसके कारण दुनिया में आपको किसी से बैर नहीं रहेगा, दुश्मनी नहीं रहेगा, और बिना प्रयास के बड़े से बड़े जो आपका अजय शत्रु होगा, जो कभी हार नहीं सकता है, उस शत्रु पर आप विजय प्राप्त कर लीजिएगा, जीत जाइएगा। और यदि ऐसा हुआ तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस नवीन संसार की रचना करने से कोई रोक नहीं सकता है, और इससे हमारी वाक शक्ति का क्या हो जाएगा, दमन नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखे, अपनी जिह्वा को क्या करे, काबू में रखे, और मधुरता से वाणी बोले, सुंदर बोले, मधुर बोले, जिससे न किसी से कटुता रहेगी, न किसी से बैर रहेगा, और इस दुनिया जो खूबसूरत है ना, वो दुनिया काफ़ी खूबसूरत बन जाएगी। और मनुष्य के बातचीत करने का इससे बेहतर तरीका, उत्तम तरीका दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता है। तो भैया बातचीत का उत्तम तरीका क्या बताया, आराम से बात करो, प्यार से बात करो, लोगों के सुख दुख को समझो, और इससे भैया सरल तरीका आपके बातचीत का तो कोई भी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। व्याख्या करने वाला क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम में, ठीक है। व्याख्या करने वाला, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग रूप दिखाती है। यह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। देखिए यह 5 नंबर में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्या नंबर में रहेगा, 5 अंक में ये क्वेश्चन पूछता है, 5 अंक में। तो कहता है कि व्याख्या करिए। तो सबसे व्याख्या लिखने का सरल तरीका जो 2-3 लाइन, इसको याद रखिएगा। प्रस्तुत व्याख्या में, यानी प्रस्तुत जो व्याख्या के लिए दिया गया जो पंक्ति है, वो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 2 के महान विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। और इस पंक्ति में लेखक ने लिखा है कि जब तक मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही उससे वह क्या करता है, भाषा सीखता है। समाज से क्या करता है, भाषा सीखता है, जो यहीं पर कहता है। और उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम भी बन जाता है बातचीत। और उसके अंदर की जो मनोवृत्ति होता है ना, मन की जो स्थिति होता है, वो मन की स्थिति कभी भी स्थिर नहीं रहता है। और ये कहा भी गया है कि चित्त मन जो होता है वो बहुत ही चंचल होता है, और इसकी चंचलता का कारण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य का दोस्त या दुश्मन मान लेना है। अगर किसी को आप दोस्त मान लेते हैं तो भी आप में चंचलता बन जाएगा, किसी को अगर आप दुश्मन मान लेते हैं तो भी आप में चंचलता बढ़ जाएगा। और वो कभी कभी जो है क्रोध भी कर बैठता है, कभी कभी मीठी बातें करेगा। द्वंद्व की स्थिति में वो दोहरी स्थिति में बना रहता है, और उसके चरित्र का अंदाजा ही न लगेगा कि वह करेगा क्या। और मनुष्य की मन की जो स्थिति होती है ना, वो मन की स्थिति किसी गिरगिट से कम नहीं होता है। गिरगिट के जैसा वो क्या करता है, बदलते रहता है, गिरगिट के जैसा रंग बदलते रहता है। और इस स्थिति के कारण जो स्थिति बनता है, उस स्थिति के कारण जो लेखक है इस मन के प्रपंच को जड़ मानता है। सबसे बड़ा झगड़ा का जड़ क्या है, आपका मन है। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो आईना समान है जो दुनिया है, ये आपकी बातचीत है। इस संसार में छल प्रपंच झूठ फरेब सब होता है, और इसका सबसे बड़ा कारण जो हमारा मन का चंचलता ही है। और विद्वान लेखक इस दुर्गुण को दूर करने के लिए आपको सलाह भी देता है कि अगर इससे आपको बचना है तो अपनी जिह्वा पर, मुख पर, बात पर नियंत्रण रखना होगा। जीवा पर क्या करना होगा, नियंत्रण करना होगा, मन को एकाग्र रखना होगा। अगर जिह्वा आपका स्वस्थ होता चला जाएगा, मन एकाग्र होता चला जाएगा, तो आप याद रखिएगा आप में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। परंतु उस पर यदि हमारा नियंत्रण हो गया तो बड़े से बड़े क्रोधाधिक अजेय शत्रु को भी हम बिना अपने प्रयास से बस में कर लेंगे। अतः हमारे मनोवृत्ति पर नियंत्रण करना होगा, जिससे न हमें किसी से बैर, झगड़ा, शत्रुता और अपने नवीन संसार की रचना कर सकेंगे। साथ ही बातचीत के माध्यम से जीवन का हम लोग क्या करेंगे,
रस लेंगे, न किसी से दुश्मनी, न किसी से बैर, और हम अपने जीवन को काफ़ी आनंदित तरीके से हम उसको एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण या दोष का प्रकट नहीं होता है। अब फिर देखो, जब इसको कहेगा व्याख्या करने के लिए, तो फिर ये जो है ना, ये आपको इतना ये सब बात पहले वाला लाइन कही है, इतना रट जाना है। पर ये क्या कहता है, प्रमुख जो है व्याख्यान में या प्रस्तुत पंक्ति भी लिख सकते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से लिया गया है। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत का एक विशेष तरीका होता है, और जिसका कारण मनुष्य अपने आप से क्या करता है, प्रेम करता है, अपने आप से आनंद लेता है ना, आनंद उठाता है। परंतु जब मनुष्य वाचाल हो जाता है, जब बोलने लगता है, तो उसके बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू न रख पाता है, जिसके कारण उसमें दोष हो जाता है। और बड़ी संजीदगी के साथ आपको ये कहा जा रहा है कि बड़े संजीदगी से, सलीके से बातचीत आपको करना सिखाएगा। कौन? आपकी, जब आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जब हम बोलेंगे तो हमारी बोली के आधार पर ही हमको जज किया जाएगा, लोग हमको निर्धारित करेगा, तब आपकी बातों में संजीदगी आ जाएगा। और बातचीत करता है जो मनुष्य, तो वह बातचीत भी उसका एक दोष होता है, गुण होता है। मनुष्य के मातिमुख रहने का कारण उसके शरीर का क्या कहिएगा इसको, चरित्र जो है, उस चरित्र का कुछ अंदाज़ा पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही वह कुछ बोल देता है, उसकी वाणी के माध्यम से उसके अंदर में जो गुण है, दोष है, वो सब बातचीत के द्वारा अपने बाहर निकलने लगेगा, और एक दूसरे के सामने वो क्या करेगा, खुलता चला जाएगा। इस खुलेपन में किसी की शिकायत, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई होती है, और इससे व्यक्ति का गुण दोष प्रकट हो जाता है। बेन जॉनसन इस संदर्भ में कहते हैं कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है और उसकी पहचान सामने आती है। जहां आदमी अपनी स्थिति को मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की उसकी क्या होती है ज़रूरत होती है, और वहाँ बातचीत जो होता है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। मन बातचीत कीजिएगा तो मन के अंदर की गंदगी बाहर निकल जाएगा, मन स्वच्छ हो जाएगा, और जितना भी माने द्वेष भरा हुआ है भाव बन के बाहर निकल गया। अब अंदर की जितनी भी परत है जो द्वेष की, नफरत की, वो भावना सब भाप बनकर निकल जाएगा, सब परत खत्म हो जाएगा, और आपको किसी से बैर नहीं रहेगा। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात होता है कि बातचीत के दौरान हमें अपने जिह्वा को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि इसी से, बातचीत से ही हमारे गुण या दोष का क्या होता है, प्रकट होता है। तो ये सारी जो थी कुछ महत्वपूर्ण इसकी प्रश्न थी। एक और प्रश्न है जिसको भी अगर हम देख ले तो हमारा ठीक ही रहता है, हालांकि कोई खास नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते रहता है, इसलिए हम इसको आपको बता ही देते हैं। इस निबंध की क्या विशेषता है, जो अभी हम लोग बातचीत पढ़े हैं, इस बातचीत की विशेषता क्या है, तो हम इसके बारे में एक चीज़ बता दें। ये जो निबंध हमारा बातचीत है, इसके जो निबंधकार है आपको पता ही है, वो ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति के बारे में बताया गया है, और कहा गया है कि मनुष्य के अंदर में जो वाक शक्ति है ना, वाक शक्ति के कारण ही वह पशु से अलग है, उससे आगे है। और बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, हृदय गोष्ठी है, इस सब के बारे में बताया गया है। और इसके माध्यम से व्यक्ति जो है ना, वो एक दूसरे से उत्तम तरीके से बात करता है, और उनका मकसद होता है आनंद लेना। और इस निबंध में 2 विदेशी निबंधकार का भी जो एडिसन है, बेन जॉनसन है, उसके बारे में भी चर्चा किया गया है। और एडिसन का कहना है कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष का प्रकट नहीं होता है। ये किसका कहना है? एडिसन का। जबकि आपको एक बात और याद रखना है, जो बेन जॉनसन कहता है कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार होता है। निबंध में ये भी बताया गया है कि मनुष्य अपने हृदय यानी मन पर काबू रखकर मनुष्य को बोलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। अगर ऐसा वो कर पाता है तो हमेशा एक नए संसार का निर्माण करेगा, और उसके सुख दुख जो होता है, द्वेष भावना, उसको नहीं झेलना पड़ेगा। और बातचीत से मनुष्य अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बना सकता है, यानी बातचीत मनुष्य की ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने
करने का जरिया है, तरीका है। और लोग बातचीत के दौरान चुटकुली बातें कह दे तो लोग हंसने भी लगता है, जिससे सारे आदमी का मन जो होता है स्वच्छ हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। और बातचीत मन बहलाने का एक बहुत ही बेहतर उत्तम तरीका माना जाता है। और मनुष्य के व्यक्तित्व के विकसित करने का माध्यम भी आपका कौन सी है? बातचीत है। तो इस तरीके से बातचीत को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, लेखक का जीवनी भी, कहानी भी और क्वेश्चन आंसर भी। तो इस वीडियो को बार बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार वीडियो को देखिए, कहानी का एक एक बातें याद आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर रटना नहीं है, 4 बार, 5 बार, 10 बार उसको पढ़ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।